अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने केंद्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों का मोर्चा बनाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं और इस कड़ी में उन्होंने आज कई पार्टियों के नेताओं और जानी मानी हस्तियों की एक बैठक की मेजबानी भी की। पवार अपना पावर गेम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वह जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का अकेले मुकाबला करने की स्थिति में इस समय कांग्रेस नहीं है, इसलिए वह विपक्षी दलों का अगुवा बनने का प्रयास कर रहे हैं। भले उनकी पार्टी एनसीपी सांसदों और विधायकों की संख्या के मामले में कई विपक्षी पार्टियों से पीछे हो, लेकिन राजनीति में शरद पवार का अनुभव बहुत लंबा है। वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर रहने के अलावा केंद्र में कई मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, साथ ही लोकसभा में विपक्ष के नेता भी रहे हैं। और यह तो सभी जानते हैं कि लोकसभा में विपक्ष के नेता को पीएम इन वेटिंग के रूप में देखा जाता है, लेकिन शरद पवार का यह वेट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसलिए अब लगता है कि शरद पवार के सब्र का बांध टूट चुका है और विपक्ष का कोई सर्वमान्य बड़ा नेता नहीं होने के कारण वह तेजी से काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि विपक्ष की एकता की धुरी इस समय शरद पवार के इर्द गिर्द ही घूम रही है। दरअसल शरद पवार यह अच्छी तरह जानते हैं कि भले कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हो, लेकिन जब वह खुद ही 2 साल से अंतरिम अध्यक्ष से काम चला रही है और अपना एक सर्वमान्य नेता तक नहीं चुन पाई है, तो विपक्ष का नेतृत्व कैसे करेगी। दूसरा, कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए की लंबे अरसे से कोई बैठक नहीं हुई है, इसलिए यह गठबंधन भी बीती बात नजर आ रहा है। शरद पवार को लगता है कि यह सबसे सही मौका है जब सभी विपक्षी दल उनके नेतृत्व में गोलबंद हो सकते हैं। कांग्रेस को विपक्ष की कमान आज के हालात में मिलने की संभावना इसलिए भी क्षीण नजर आ रही है क्योंकि ऐसे कई क्षेत्रीय दल हैं जिनकी सीधी टक्कर कांग्रेस से होती रही है। इसलिए उनके लिए कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने से बेहतर यह होगा कि वह शरद पवार को नेता मान लें। इसके अलावा विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जब जब राजनीतिक परेशानी में फंसे हैं या उनका केंद्र से सीधा टकराव हुआ है, तब तब शरद पवार मुख्यमंत्रियों के समर्थन में खड़े हुए हैं। शिवसेना ने तो अभियान भी चलाया हुआ है कि शरद पवार की अगुवाई में या तो विपक्षी मोर्चा बने या उन्हें यूपीए का संयोजक बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस इस पर राजी नहीं है क्योंकि वह जानती है कि आज पवार को यूपीए का संयोजक बनाया गया तो पता नहीं कब राजनीति और खेल जगत की राजनीति के धुरंधर पवार अपना पावर गेम दिखा दें। शरद पवार पिछले कुछ समय से लगातार चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मुलाकात कर रहे हैं और 2024 के चुनावों के लिए राजनीतिक बिसात बिछा रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर को जो नई जिम्मेदारी सौंपी है वह यह है कि वह पवार के नेतृत्व में काम करने के लिए सभी विपक्षी दलों को मनाएं। पवार जिस तरह से देश के राजनीतिक परिदृश्यों पर चर्चा के लिए विपक्षी दलों से मुलाकात का सिलसिला बढ़ा रहे हैं, वह कांग्रेस के लिए भी चेतावनी है क्योंकि यदि पवार के नेतृत्व में विपक्ष एकजुट हुआ तो देश की सबसे पुरानी पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में एकदम किनारे हो जाएगी। वैसे भारत की राजनीति में तीसरे मोर्चे का प्रयोग बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहा है और इसने राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार को ही ज़्यादा बढ़ावा दिया है, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि तीसरे मोर्चे का अस्तित्व सदा किसी न किसी रूप में रहा ही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा की ओर से गठित राष्ट्रमंच की बैठक अपने आवास पर करवाकर शरद पवार ने साफ संकेत दिए हैं कि वह आने वाले दिनों में समाज के विभिन्न वर्गों को साथ लेकर चलते हुए दिखाई देने का प्रयास करेंगे। देखना होगा कि कितने दल और नेता आने वाले समय में शरद पवार के नेतृत्व में एकजुट होते हैं। बहरहाल आइए देखते हैं पवार की ओर से की जा रही राजनीतिक मुलाकातों पर नेता क्या कह रहे हैं। देखिए, पवार साहब देश के बड़े नेता है, राजनीति में हो, विरोधी दल के हो, अपोजिशन के बहुत बड़े नेता हैं। लोग हमेशा उनसे सलाह मशवरा करते हैं, राजनीति के बारे में हो या और एजुकेशन हो, इकोनॉमी हो, कोऑपरेटिव सेक्टर हो या कृषि हो, लोग उनसे सलाह मशवरा करते हैं। मेरी जानकारी और जो मेरी कल पवार साहब से बातचीत हुई है फ़ोन पे, तो मुझे ये जानकारी मिली है कि कोई राष्ट्रमंच है यशवंत सिन्हा जी का,
उसने स्थापन किया था, उनके जो मेंबर्स हैं उनके साथ पवार साहब से बैठक है। अब उनका मसला है, उनका मामला है, क्या चर्चा है क्या नहीं, लेकिन देश के पूरे विरोधी दलों की यह बैठक है क्या, तो मैं ये मानने को तैयार। मेरे पास मैं जो नाम देख रहा हूँ आपके माध्यम से, उसमें सब विरोधी दल नहीं है। वैसे देखो तो शिवसेना विरोधी दल में है, इंडिया के साथ नहीं। हम कहाँ हैं वहाँ? समाजवादी पार्टी हो, मायावती जी की पार्टी है, जगमोहन की पार्टी है, और भी चंद्रशेखर राव तेलंगाना के वहाँ, या अपने चंद्रबाबू नायडू है, तो ये तो वहाँ नहीं है आज। क्या उनका अलग मंच बना है? नहीं। पवार साहब अगर कोशिश कर रहे हैं एक बड़ा मंच बनाने की, तो मैं समझता हूँ ये उनकी फर्स्ट स्टेप है, ये शुरुआत हो सकती है। उधर आयुर्वेद बनाम एलोपैथ की बहस के एक नया मोड़ लेने के बीच उत्तराखंड सरकार ने आयुर्वेदिक डॉक्टरों को मरीजों को आपात स्थिति में चुनिंदा एलोपैथिक दवाएं लिखने की अनुमति देने का फैसला किया है। आयुष मंत्री हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम से इतर यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह फैसला राज्य के दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के हित में किया गया है। ऐसे इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ज़्यादातर आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में करीब 800 आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और लगभग इतनी ही संख्या में आयुर्वेदिक औषधालय हैं, जिनमें से 90% दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले के लिए उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा अधिनियम में बदलाव की आवश्यकता है और इससे आपदा और दुर्घटना संभावित पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की मदद हो सकेगी, जो उचित स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं। उनकी इस घोषणा पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA उत्तराखंड ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसे अवैध ठहराया है। IMA उत्तराखंड के सचिव अजय खन्ना ने कहा यह अवैध है और मिक्सोपैथी की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि मिक्सोपैथी आपात स्थिति में मरीजों को नुकसान ही पहुंचाएगी। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने इस संबंध में स्पष्ट टिप्पणी की है। आयुर्वेदिक डॉक्टर एलोपैथी की प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्योंकि वे इसके लिए पात्र नहीं हैं। उन्होंने सवाल किया, एलोपैथी के बारे में जाने बिना आयुर्वेदिक डॉक्टर एलोपैथिक दवाएं कैसे लिख सकते हैं? हालांकि भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ डॉक्टर JN नौटियाल ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य की 80% आबादी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है और उन्हें इससे काफ़ी फायदा होगा। दूसरी ओर वाहन ईंधनों की कीमतों में एक और वृद्धि के बाद ओडिशा में भी डीजल 100 रुपये प्रति लीटर के पार निकल गया है। इससे पहले राजस्थान में डीजल के दाम 100 रुपये के आंकड़े के पार निकले थे। वाहन ईंधन की कीमतों में मंगलवार को फिर बढ़ोतरी हुई। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के दाम 28 पैसे प्रति लीटर और डीजल के 26 पैसे प्रति लीटर और बढ़ाए गए हैं। 4 मई से वाहन ईंधन कीमतों में यह 28वीं बढ़ोतरी है। ईंधन की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि से आम आदमी काफ़ी परेशान है। सरकार इसके लिए कुछ ना कुछ तो करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जॉब भी चले गए पब्लिक लोगों की, ट्रांसपोर्ट सब बंद है। ऊपर से इतनी महंगाई में 103 रुपये पेट्रोल, जहाँ पे आदमी फुल करता था टाकी, आज उसी जगह पे 100 रुपये और 150 रुपये पे धीरे धीरे चला रहा है गाड़ी। ये सरकार इसके बारे में कुछ सोचिए। यही सरकार एक टाइम पे पेट्रोल के दाम लेके इतना एग्रेसिव हुई थी, और वही सरकार आज ये दाम बना दिया है। हमको समझ में आता किसको चुना के दो वोट दो, ऐसा समझ भी नहीं आ रहा। नुकसान तो बहुत काफ़ी हो रहा है, लेकिन ये पहले 200 का भराता था, अभी 100 का, और धंधे भी बहुत असर आ रहा है। और फिर ये पेट्रोल का दाम बढ़ गया, इसके लिए अभी 100 का ये मतलब डाल रहा हूँ पेट्रोल।